हेलो, नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि यह क्लास आपकी एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी आप लोगों को 11 प्रैक्टिस सेट जो है वो कराए जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग जो 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को जो है जीके के देखेंगे और साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है क्लास के अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संगीतकार और वाद्य यंत्र को सुमेलित करना है। किसको? संगीतकार और वाद्य यंत्र को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके जो है संगीतकार दिए हैं, उनसे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुमेल जो है दूसरा जो है नहीं दिया गया था, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताते चलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। पहला है प्रभात शर्मा। जो प्रभात शर्मा है एक किससे संबंधित है? तो प्रभात शर्मा की बात की जाए। दूसरे हैं आपके तालविन सिंह। तीसरे हैं आपके नीरू स्वामी पिल्लई और चौथे आपके हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। ये सब जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पहले हमारे कौन से हैं? प्रभात शर्मा। तो प्रभात शर्मा की बात की जाए तो ये बांसुरी वादक हैं। ये क्या बजाते हैं? तो ये बांसुरी है, वाद्य यंत्र को बजाते हैं। क्या कौन से वादक हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं। वही बात करें आपके तलवीन सिंह की। तलवीन सिंह को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तलवीन सिंह को ये एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से विजुअल रहे। तो तलवीन सिंह की बात की जाए तो ये तबला वादक हैं। क्या है? तालवीन सिंह जो है क्या है? तबला वादक हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। वहीं आपके आपके अगले कौन है? तो नीरू स्वामी पिल्लई की बात करें तो नीरू स्वामी पिल्लई जो हैं ये किससे संबंधित है? तो नीरू स्वामी पिल्लई की बात की जाए तो नीरू स्वामी पिल्लई जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये है नादस्वरम वाद्य यंत्र को बजाते हैं। कौन से? नादस्वरम वाद्य यंत्र जो है उसको जो है बजाने का कार्य करते हैं। और हमारे अंतिम है पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात की जाए तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की बात की जाए तो यह है मोहन बीड़ा को बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र? मोहन बीड़ा जो होता है उसको बजाते हैं। कौन? पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है वो मोहन बीड़ा वाद्य यंत्र को बजाते हैं। आशा करते होंगे यहाँ तक का आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वहीं बात कर ले उस्ताद सादिक अली खां की, तो उस्ताद सादिक अली खां जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद सादिक अली खां जो है वो बांसुरी बजाते थे। आसद अली खां की बात करें तो जो है ये क्या बजाते थे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नाटी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नाटी की बात की जाए तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है आपको ये बताना है। क्या हिमाचल प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश की? तो नाटी की बात की जाए तो नाटी कहाँ का जो है वह एक लोक नृत्य है? तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ का लोक नृत्य है। इसे हांडी भी कहा जाता है। नाटी को जो है हांडी लोक नृत्य भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोक नृत्यों में से एक है जो है नाटी, दुनिया का सबसे बड़ा लोक नृत्य है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के और जो नृत्य में तो जैसे आपका धामन हो गया, छपेली हो गया, महासू हो गया, चंबा हो गया, झोरा हो गया, डांगी हो गया, घुरेही हो गया, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं।
वहीं अगर आपसे पंजाब के जो लोक नृत्य पूछा जाए तो आपका कौन सा है? किलकी है, जागो तीजन है, गिद्धा है। हरियाणा में बात करें तो फाग हो गया, धमाल हो गया, लूर हो गया। उत्तराखंड में सर्रो हो गया, तारुल हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी है, रासलीला, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खंबा धोड़बी जो है किस राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है? तो खंबा धोड़बी की बात की जाए, क्या उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है, असम का या फिर मणिपुर का है? तो खंबा धोड़बी की बात की जाए तो खंबा धोड़बी कहाँ का जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। तो ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। कौन से राज्य का है? तो मणिपुर का है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा होता है? तो पाइका पारंपरिक मुद्रा कला पारंपरिक जो है युद्ध कला जो है कहाँ की? उड़ीसा की बात करें तो पाइका जो है यहाँ पर होता है। कौन सा? पाइका होता है। वहीं आपके तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जल्लीकट्टू जो बैल का होता है, बैल का लड़ाई होता है, जल्लीकट्टू वह है। कौन सा? जल्लीकट्टू, जल्लीकल्लू भी इसको बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो अगर आपसे केरल की पूछ लिया जाए तो कलारी पयट्टू जो है केरल का है, जो विद्युत जामवाल का है। क्या है? विद्युत जामवाल, इसको और नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर जिसको कहते हैं, समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, असम में या फिर मणिपुर में अवस्थित है? तो बिरजा मंदिर जिसको राज रानी मंदिर या समलेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में अवस्थित है। यहीं पर ही उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर अवस्थित है। उड़ीसा में पुरी की जगन्नाथ पुरी मंदिर अवस्थित है। यहीं पर जिसको व्हाइट पैगोडा बोलते हैं वो भी अवस्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की बात की जाए तो तंजावुर तमिलनाडु में अवस्थित है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो तंजावुर तमिलनाडु में अवस्थित है। वहीं बात करें कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कामाख्या देवी का मंदिर जो है असम में अवस्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है आपके असम में अवस्थित है। कौन से राज्य में अवस्थित है? असम में है। वहीं बात करें आपके विष्णुपद मंदिर की तो गया में अवस्थित है। आपका जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यूपी में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर की बात की जाए तो महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? जो टेबल टेनिस है इसमें टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई की बात की जाए तो कितनी होती है? क्या 264 सेंटीमीटर होती है, 780 सेंटीमीटर, 274 सेंटीमीटर या फिर 270 सेंटीमीटर होती है? तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह जो ऐसा ऊपरी सतह है इसकी जो है लंबाई की बात की गई तो इसकी लंबाई जो है 274 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 274 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसे पिंग पोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंग पोंगा कहा जाता है। वही बात करें टेबल की लंबाई की 274 सेमी होती है। चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई 1.525 मीटर होती है। कितना होती है? 1.525 मीटर जो है इसकी
जो है चौड़ाई होती है, कितना 5 फीट के आसपास। वहीं ऊंचाई की बात करें तो 0.76 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। कितनी होती है? 0.76 मीटर, यानी लगभग जितना 76 सेंटीमीटर। वहीं बाल की वजन की बात करें तो 2.7 ग्राम का होता है और उसका व्यास जो है 40 का जो है टेबल टेनिस के बॉल जो होता है खेला जाता है उसका 40 होता है। वहीं बात करें जो टेबल टेनिस है, इसका जो है ओलंपिक में इसके मुख्यालय की बात करें तो लुसाने या लाइजेन स्विट्जरलैंड में है और इसको ओलंपिक में सन 1988 में जो है शामिल किया गया था। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वह सन 1926 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में 1926 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है आयोजित किया गया था। वहीं बात करें विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप कब आयोजित हुआ था? तो 1990 नीदरलैंड में आयोजित हुआ था। भारत जो है पहली बार 1952 में जो है वो मुंबई में आयोजित जब हुआ था तो पहली बार इसमें जो है भाग लिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक की बात करें तो क्या स्टीफन किंग हैं, जॉर्ज एलियट हैं, जेके डायलिंग है या फिर सलमान रुश्दी हैं? तो इस बुक के लेखक जो हैं जेके कौन है? रॉलिंग है। कौन है? जेके रॉलिंग जो है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान लेखक के जो है बुक जो है इसके लेखक हैं। और बुक की बात करें इनकी जो है जेके राउलिंग की, तो इनकी और बुकों में जैसे आपका हो गया हैरी पॉटर है और एक है क्रिसमस पिंग जो है इनकी एक अदर बुक है। वहीं बात करें स्टीफन किंग की बुक कौन सी है? तो स्टीफन किंग की बुक की बात की जाए तो द लॉन्ग वॉक जो है स्टीफन किंग की है। कौन सी बुक है? द लॉन्ग वॉक, यानी द लॉन्ग वॉक जो है वह किसकी बुक है? तो स्टीफन किंग की जो है बुक है। वहीं बात करें जॉर्ज एलियट की बुक का नाम क्या है? तो जॉर्ज एलियट का बुक का नाम है मिडेल मार्च। क्या नाम है? मिडल मार्च जो है मिडल मार्च जो है वो किसकी बुक है? तो मिडल मार्च बुक किसकी है? जॉर्ज एलियट की है। किसकी बुक है? जॉर्ज एलियट की बुक है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि सलमान रुश्दी के एक बुक जो है वो कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? भारत के महान्यायवादी जो हैं उनके बारे में एक कथन सही नहीं, वो कौन सा है? उन्हें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, यानी महान्यायवादी को जो है वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं नियुक्त होने योग्य व्यक्ति पात्र होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वह महान्यायवादी के पद पर जो है नियुक्त होने के लिए पात्र होते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, इनके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह प्रश्न के अनुसार राइट हो जाएगा, यानी कौन सा गलत है? तो बी गलत है, बाकी आपका सभी सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या होती है? तो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का कार्य किया हो। जो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बनना है तो क्या होगा? हाई कोर्ट में कम से कम जो है 5 साल तक जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता यानी जो वकील का कार्य किया हो। महान्यायवादी जो होते हैं देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पहले कौन बने थे? तो MC शीतलवाड़ जो है पहले
राष्ट्रपति बने थे। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी है, 16वें नंबर के हैं। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इस्तीफा जो है ये अपने राष्ट्रपति को देते हैं। दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो इसमें ये हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट देने का इनको जो है अधिकार यानी जो है शक्ति नहीं होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? जो लोकसभा है इसका पहला आम चुनाव की बात की जाए तो क्या 1947 में, 1950 में, 1952 या फिर 1957 में? तो लोकसभा का पहला जो है आम चुनाव वो 17 अप्रैल सन 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल सन 1952 को हुआ था। और लोकसभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन जो है पहला सत्र का 13 मई 1952 को जो है पहला सत्र जो है स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ही लोकसभा गठित हो गया था। वहीं बात करें पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो पहले लोकसभा जो अध्यक्ष बने थे वो जीवी मालवंकर बने थे। और पहले उपाध्यक्ष जो है MA अयंगर को नियुक्त किया गया था। और पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो पहली महिला अध्यक्ष आपकी मीरा कुमार बनी थी। कौन बनी थी? मीरा कुमार जो है पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की बनी थी। कौन? मीरा कुमार बनी थी। और दूसरी में जो है सेकेंड नंबर की कौन थी? तो सेकेंड नंबर पे आपको कौन बनी थी? तो सुमित्रा महाजन जो है वो बनी थी। सुमित्रा महाजन जो है सेकेंड लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। विपक्ष के नेता का पद जो है सन 1969 से जो है स्टार्ट किया गया था। जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष नेता, उसका पद जो है वो कब से शुरू किया गया था? सन 1969 में। और उस समय कौन बने थे? तो राम सुभाग सिंह जो है वो पहले लोकसभा विपक्ष के अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में कौन है? तो राहुल गांधी हैं। पुराना संसद भवन की बात की जाए तो उसके वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस जो है और हर्बर्ट बेकर जो है उसके वास्तुकार थे। वर्तमान में उसका नाम जो है संविधान सदन जो है रखा गया है। नई संसद के वास्तुकार की बात की जाए तो बिमल पटेल है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? राज्य की आय पर, राज्य की जनसंख्या पर, क्षेत्रफल पर, है फिर ऐतिहासिक महत्व पर। तो लोकसभा सीट जो है इनका जो है आरक्षण की बात की जाए, इनकी आवंटन की बात की जाए तो जो है राज्य की जनसंख्या पर जो है निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ की हैं? तो यूपी की जो है 80 लोकसभा सीटें हैं, सर्वाधिक लोकसभा सीटों में से एक है। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 552 है। कितनी अधिकतम सीटों की संख्या है? 552 है। वर्तमान में जो है 543 है। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे तो कुल 543 जो है लोकसभा सीटें हैं। जिसमें से SC और ST के आरक्षण की बात की जाए तो SC और ST के लिए जो आरक्षण कितना किया गया है आपको ये बताना है। तो SC के लिए बात की जाए तो कितना आरक्षण है और ST के लिए कितना आरक्षण किया गया है ये आप लोगों को बताना है। अगर जो मंत्री परिषद होता है, जो पूरा लोकसभा है उसमें जो जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितने % जो है मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं? तो जो है लोकसभा के कुल सीटों का 15% ही केवल जो है मंत्री जो है उसमें से नियुक्त किए जा सकते हैं प्रधानमंत्री को लेकर। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? यानी शाह बुलंद इकबाल की पदवी इनमें से शाहजहां के द्वारा किसको दिया गया था? दारा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब को या फिर मुराद को? तो शाहजहां के द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है वह किसको दिया गया था? दारा शिकोह को जो है दिया गया था। किसको? दारा शिकोह को जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। एक कादरी नाम से रचना करते थे। इन्होंने 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया था, जिसको मजहब उब हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका मकबरा की बात करें
तो हुमायूं के मकबरे के परिसर में ही जो है दारा शिकोह का भी मकबरा अवस्थित है। दारा शिकोह के गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु जो है मियाँ पीर थे। कौन थे? मियाँ मीर जो थे इनके गुरु थे। इनके मृत्यु दंड जो है औरंगजेब ने दिया था। किसको? दारा शिकोह को जो है मृत्यु दंड की सजा किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सिख गुरु जिन्होंने समर्थन दिया था गुरु हर राम थे। जो दारा शिकोह का समर्थन किए थे सिख गुरु, वो कौन थे? तो गुरु हर राम जो है वो थे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुगल युद्धों में धर्मत, बहादुरपुर, खजुआ, सामूगढ़ को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना। ये युद्ध कब कब हुए हैं? तो युद्धों की बात की जाए तो पहले नंबर पर कौन सा युद्ध हुआ है? आपके जो 4 दिए गए हैं इनमें से आपको जो है सही जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले आपका बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बहादुरपुर का। उसके बाद आपका धर्मत का युद्ध हुआ था। पहले आपका बहादुरपुर युद्ध हुआ यानी 2 नंबर, फिर 1 यानी धर्मतपुर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद की जाए तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और फिर खजुआ का युद्ध लड़ा गया था। तो 2, 1, 4, 3 कौन सा? 2, 1, 4, 3 किस में है? तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है औरंगजेब के द्वारा किसको दिया गया था? क्या शाइस्ता खां को, अमीन खां को, या फिर जहां आरा को, या फिर रोशन आरा को? तो औरंगजेब ने जो है वो कौन सी उपाधि? साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है जहां आरा को दिया था। किसको दिया था? जहां आरा को जो है यह उपाधि दिया गया था। शाहजहां की बेटी थी। किसकी बेटी थी? जहां आरा शाहजहां की जो है यह बेटी थी। और औरंगजेब इसका क्या था? भाई था। औरंगजेब की बात करें तो इसने बीबी का मकबरा जो है वो संभाजी नगर और औरंगाबाद में जो है बनवाया है। ताजमहल की फूहड़ नकल करके। क्या ताजमहल की जो है फूहड़ नकल करके इसको बनाया। दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने ही जजिया कर को फिर से जो है वह शुरू किया था। जेब उब निसा जो थी वो औरंगजेब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? जेब उब निसा की अगर बात आ जाए, जेब उब निसा जो है वो किसकी बेटी थी? तो जेब उन निसा जो है वो औरंगजेब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो औरंगजेब की जो है जेब उन निसा जो है वह बेटी थी। इसने एक पुस्तकालय बैतुल उलमा जो है इसका निर्माण भी करवाया था। औरंगजेब की पत्नी की बात करें तो दिलराम बेगम थी। इसने उपाधि कौन सी दी थी? रबिया उद दौरानी जो है इसको उपाधि प्रदान किया गया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा जो है खुदवाया था। सिक्कों पर जो है कौन सा कलमा जो है खुदवाने का कार्य किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। इसने तुलादान प्रथा प्रतिबंध लगवाया था। खरोश जो है दर्शन को, इस पर नवरोज त्योहार हो गए और होली दिवाली ये सब जो है राजकीय उत्सवों पर इसने प्रतिबंध लगाया था। शराब पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा हो गया, नाच गाना हो गया, इन सब पर जो है औरंगजेब के द्वारा जो है वह प्रतिबंध लगाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या H.C. चैंपियन ने किया था, के.वी. सुंदरम ने किया था, V.N. सुखवाल ने, या फिर L.D. स्टाम्प ने किया था? तो भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो H.G. चैंपियन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? H.G. चैंपियन के द्वारा जो है, इनको हैजी जॉर्ज चैंपियन भी कहते हैं। इनके द्वारा जो है भारतीय वनों को जो है वर्गीकृत किया गया था। भारतीय आधुनिक राजनीतिक भूगोल के जनक जो है V.N. सुखवाल को कहा जाता है। किनको?
वीएन सुखवाल को जो है भारतीय आधुनिक राजनीतिक भूगोल का जो है जनक माना जाता है। वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो आपके ये देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पर है? देहरादून जो है यहाँ पर अवस्थित है। वहीं बात करें हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके हिमालय वन से जो है वो शिमला में है। कहाँ पर है अनुसंधान संस्थान? हिमालय वन वो शिमला में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। वहीं बात करें राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात की जाए तो जयपुर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एनएचबी की स्थापना की बात की जाए तो कौन से वर्ष में जो है एनएचबी की स्थापना किया गया था? जो है राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कौन से वर्ष में जो है वह किया गया था? तो बात करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 में किया गया था। एक सेकेंड, कब किया गया था? तो 1984 में जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो अप्रैल 1984 में जो है भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम, वर्तमान में जो गुड़गांव हरियाणा में अवस्थित है। इसका उद्देश्य किसके उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था बागवानी में जो क्षेत्र के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाना और फसल कटाई के बाद जो है प्रबंध में सुधार करने के लिए जो है इसका स्थापना जो है वह किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? VKR राव जी के द्वारा, या फिर दादा भाई नौरोजी ने, या फिर SD तेंदुलकर ने, या फिर PC महालनोबिस के द्वारा? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहला प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है 20 रुपये प्रति व्यक्ति जो है आय की भी बताया था। और इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया पे कहा जाता है। PC महालनोबिस की बात करें तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें सन 2005 में, सन 2007, सन 2012 या फिर सन 2002 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है वो सन 2005 में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं? किसी भी व्यावसायिक बैंक जो है उसमें MMID कोड जो है क्या 7 अंक, 10 अंक, 12 अंक या फिर 8 अंक का होता है? तो MMID कोड की बात की जाए तो 7 अंक का होता है, जिसमें 4 अंक जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंकों को। और लास्ट के जो 3 अंक हैं वो किसको प्रेजेंट करते हैं? खाता धारक को रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात करें आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में जो है कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड की बात की जाए तो आधार कार्ड में 16 अंक होते हैं। आपका जो पैन कार्ड है उसमें 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग की बात की जाए 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, या फिर 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह जो है इस पर पलायन वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है? 11.2 किलोमीटर जो है वह पलायन वेग है। इतने वेग से अगर किसी वस्तु को
फेंका जाएगा पृथ्वी से तो वह पृथ्वी की सतह जो है गुरुत्वाकर्षण जो एरिया है उसको छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सी लिनियस के द्वारा, डार्विन के द्वारा, मिलर के द्वारा, फिर जे मेंडल के द्वारा। जो होमो सेपियंस शब्द है वह सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सी लिनियस ने इसको दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में। तो हाल ही में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान हो गए और टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए यही तक थे प्रश्न। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।